हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस जी इंस्टीट्यूट। बच्चा लोग, बेटा हमने अभी लास्ट क्लास किस पे चल रही थी हमारी? जर्नल। अभी आज वाला लेक्चर भी किस पे चलेगा? हमारा जर्नल। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हम सीखेंगे वो सारी की सारी बैंकिंग की सीखेंगे। बैंकिंग मतलब बैंक से रिलेटेड, मतलब जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो चेक के थ्रू कर रहे हैं, मतलब बैंक से, बैंक में ही पैसा आ रहा है और पैसा हम किस में डिपॉजिट करवा रहे हैं? बैंक से। तो आज जितनी भी ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होंगी? बैंक। चलिए, तो बच्चों देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। सबसे पहली ट्रांजैक्शन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस बाय चेक ₹1,00,000। कह रहा है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस किससे स्टार्ट किया है? चेक के साथ। ठीक है, कितने रुपए में? 10,00,000 रुपए में। भैया बिजनेस, हम अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं? बिजनेस। और मैंने किसको हमेशा फॉलो करने को कहा है? मॉडर्न अप्रोच को। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग में अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस, हम अगर बिजनेस हैं तो हमने अपने ऑनर से पैसा उधार लिया है, यानी कि हमारी क्या बढ़ जाती है? कैपिटल। कैपिटल को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इंटरनल लायबिलिटी। तो ऑनर से हमारा उधार बढ़ गया, यानी कैपिटल बढ़ गई। वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। और उसने हमें क्या दिया है? चेक। चेक मतलब बैंक। जहां पर भी चेक का नाम आता है वहां पर हमेशा किसको लिखेंगे हम? किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बैंक को। कभी भी चेक अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या आएगा? हमेशा बैंक अकाउंट। तो बैंक भी हमारे लिए क्या है? एक एसेट। और हमारी एसेट, हमारी मतलब बिजनेस, बिजनेस की एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज। तो वो क्या होनी चाहिए? डेबिट। ठीक है, तो यहां पर स्टार्टेड बिजनेस बाय चेक 1,00,000। तो भैया बिजनेस को हमने चेक दिया, बिजनेस का बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारी क्या बढ़ गई? इंटरनल लायबिलिटी। सोल्ड हिज पर्सनल कार। अब ऑनर ने क्या किया? अपनी पर्सनल कार को बेचा। अब बिजनेस को हमारी पर्सनल चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता। बच्चों ध्यान से सुनो, कान खोल के सॉरी, कि बिजनेस को हमारी पर्सनल चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब हमने अपनी पर्सनल कार बेची, बिजनेस को कोई मतलब नहीं है उससे, आप बेचो चाहे आग लगाओ। लेकिन हमने बेच के क्या किया? 1,00,000 रुपया कमाया और इन्वेस्टेड दैट अमाउंट, और हमने इस अमाउंट को कहाँ पे इन्वेस्ट किया? बिजनेस में, बिजनेस के बैंक में, मतलब बैंक अकाउंट में हमने डलवा दिया। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट था उसमें हमने ये जो है 1,00,000 रुपया हमने डाल दिया। तो ये क्या है? ये ऑनर अपना पैसा, ये ऑनर जो है अपनी कार को बेच के जो उसने पैसा कमाया है वो किसको दे दिया? उसने बिजनेस को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्योंकि ऑनर जो भी पैसा बिजनेस को देता है, ऑनर जो भी एसेट बिजनेस को देता है, बिजनेस के लिए तो भैया वो इंटरनल लायबिलिटी ही कहलाएगी। ये तो आप सबको पता है। ऑनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को कोई भी पैसा दे या एसेट दे, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो हमारी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। और बिजनेस के बैंक में कितने रुपए चले गए? 1,00,000। तो यहाँ पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 1,00,000। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो, कह रहे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो कैश है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो उसको भी लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला जो कैश है, कहाँ बोल रहा है कि उसने अपना पर्सनल कैश इन्वेस्ट किया? कहाँ बोल रहा है कि उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की? कहीं नहीं बोल रहा ना। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब, जब तक बेटा कैपिटल कब आती है? जब या तो बोले कि पर्सनल पैसा है, पर्सनल कैश है, या फिर ये बोले कि बिजनेस स्टार्ट किया है तब पैसा लगाया है। ठीक है, या फिर ये बोले क्या कि अपना जो, हाँ मतलब वही पर्सनल बोले कैश, तो ही हम उसको कैपिटल कंसिडर करते हैं। जब तक इसने पर्सनल कैश नहीं बोला है तब ये जो कैश है ये माना जाएगा कि ऑफिस का कैश था, हमारे बिजनेस का कैश था, हमने उसको कहाँ डिपॉजिट करवाया है? बैंक में। ठीक है, जब तक पर्सनल ना लिखे तो वो कैश किसका माना जाता है? ऑफिस का। ठीक है, तो भैया वो कह रहा है ऑफिस का जो कैश था उसको कहाँ पे डिपॉजिट करवाया हमने? ऑफिस के ही बैंक अकाउंट में। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्यों भाई?
पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? अगर आप बिजनेस मैन हो या बिजनेस वुमेन हो, आप अपने शॉप पर बैठे हो, वहाँ पे डेली की ट्रांजैक्शन हो रही है, आपको डेली का कैश मिल रहा है, आप डेली 1,00,000-2,00,000 का कैश कमा रहे हो, तो इतना कैश आप घर नहीं ले जा सकते, आपको कहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा? बैंक में। तो आपने अपनी शॉप का जो कैश था वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाया? शॉप के बैंक अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो कैश भी एसेट है और बैंक भी। तो ऑफिस का कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो ऑफिस के पास से क्या चला गया? कैश चला गया, यानी एसेट हो गई कम, और उस एसेट का नाम क्या है? कैश। और एक एसेट बढ़ गई ऑफिस की जिसका नाम है बैंक, क्योंकि बैंक में क्या चला गया? हमारा कैश। तो यहाँ पे एंट्री जो बनती है वो क्या बनती है? यहाँ पे एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एसेट इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज। परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट चेक ₹10,000। कह रहा है हमने गुड्स खरीदे हैं चेक देकर। कितने रुपए का चेक दिया? 10,000 रुपये का। अब हम गुड्स खरीद रहे हैं और हम पे क्या कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं चेक से, है ना? तो अब हम गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज करना एक एक्सपेंस होता है। अब एक बात बताओ, ये देखो रूल, परचेज करना क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, यानी डेबिट होना चाहिए। और हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं चेक। चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब एसेट। तो अब बैंक से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हारी एसेट क्या होगी? डिक्रीज, यानी क्रेडिट। समझ आती है बात? गुड्स खरीदे हैं, कैश में पेमेंट नहीं किया, हमने उसको दिया चेक, तो इस बार पैसा जो कम होगा, जो पैसा जाएगा वो किससे जाएगा? बैंक से। तो एसेट का नाम क्या है इस बार? बैंक। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लिखोगे, क्या लिखोगे? यहाँ पे आप एंट्री लिखोगे, पहले एक्सपेंसेस को बढ़ा लो। एक्सपेंसेस का नाम क्या है यहाँ पर? परचेजेज अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट मत लिख देना, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ा दिया। 2, अब हम गुड्स कैश में नहीं खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? चेक देकर। चेक का मतलब क्या होता है बेटा? बैंक। तो यहाँ पे उस एसेट का नाम है बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 10,000 और 10,000, और हमारा जो बैंक अकाउंट है एक एसेट है, एसेट हमारी हो गई कम, यानी क्रेडिट। अब देखो, सोल्ड गुड्स, अब हमने गुड्स को बेचा है 5,000 रुपये अगेंस्ट चेक। अब हमने गुड्स बेचा है चेक के अगेंस्ट, मतलब जो हमने 5,000 के गुड्स बेचे हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है? 5,000 रुपये का चेक। ठीक है, चेक के बदले में हमने गुड्स बेचे, 5,000 रुपये का चेक मिला। अब भैया गुड्स बेचना और चेक मिलना ज़रा अकाउंट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, रूल के अकॉर्डिंग। गुड्स बेचना, सेल्स, सेल्स मैंने कितनी बार बताया है, इनकम होता है, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे रिवेन्यू का पार्ट होते हैं। तो हमारा जो रिवेन्यू है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। सेल करते हैं तो इनकम बढ़ती है, तो सेल कर रहे हैं भैया, इनकम बढ़ रही है, यानी सेल होनी चाहिए क्रेडिट। अब सेल कर रहे हैं, कैश नहीं मिल रहा, हाँ चेक मिल रहा है। चेक मिल रहा है, चेक का मतलब क्या हुआ? बैंक। बैंक मतलब कौन से अकाउंट में आएगा? एसेट। अब हमारी एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं चेक के रूप में। ठीक है, चेक के रूप में हमें पैसे मिल रहे हैं, तो चेक की जगह चेक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज होता है, यानी एसेट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गई, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? वही सेम, 5,000 और 5,000। चलिए 6 एंट्री देखिए बेटा, कह रहा है पेड सैलरीज बाय चेक ₹50,000। बेटा सैलरीज पे करना, सैलरीज क्या होता है हमारे लिए? उन 5 अकाउंट में से सैलरीज होता है एक्सपेंस। अब सैलरी पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो रूल ने क्या कहा? रूल ने कहा हेलो सैलरी, सैलरी मैं हूँ एक्सपेंस, तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी दे रहे हैं, यानी सैलरी क्या होनी चाहिए? डेबिट। एक्सपेंस मत लिख देना उसकी जगह, एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी, तो उसका नाम लिखेंगे। तो सैलरीज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो एक खर्चा है और वो बढ़ रहा है। और पेमेंट जो हम सैलरी दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं? चेक। चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब एसेट। ठीक है ना, बैंक का मतलब क्या होता है? 5 अकाउंट में से एसेट होता है वो, तो एसेट हमारी फिर से क्या हो गई? डाउन, यानी कि क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। एसेट कम कर दिया, एक्सपेंस को बढ़ा दिया। कितने रुपए की सैलरी पे कर रहे हैं? 50,000 और 50,000। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक ₹10,000। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज, सर सैलरी भी एक्सपेंस है, आपने नीचे भी एक्सपेंसेस लिखा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सैलरीज भी एक्सपेंस ही है और नीचे मैंने एक्सपेंसेस भी लिखा है। एक्सपेंसेस, ये जो मैं जब एक्सपेंसेस लिखता हूँ ना बेटा, तो आपको ये मानना पड़ता है एक्सपेंसेस का मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इसके अंदर रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर आप पे कर रहे हो और वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपके लिए एक क्या बन जाता है? एक्सपेंस। तो कह रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस। यहाँ देखो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि भैया एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं वो होते हैं डेबिट, और हम पे किस में कर रहे हैं? बैंक से, चेक से। चेक होता है हमारा एसेट, एसेट हो गई कम। एक्सपेंसेस बढ़े डेबिट, एसेट कम हुई क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई हमारी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कुछ बच्चों के लिए बेटा ध्यान दो, कुछ बच्चों के लिए मैं फिर स्पेशली बोल रहा हूँ, ये जो मैंने एक्सपेंसेस लिखा है यहाँ पे, ये एक्सपेंसेस सभी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो भी रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड सब आ गया। मैं एक एक चीज़ नहीं लिख सकता, एंट्रीज बहुत सारी हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसका नेचर लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको आइटम्स के नाम लिखने होते हैं। चलिए देखिए नीचे कह रहा है पेड पर्सनल एक्सपेंसेस बाय चेक। पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्राइंग्स बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स होता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। पर्सनल एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हमारे लिए ड्राइंग्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने अपने पर्सनल खर्चे को पे किया चेक से। अब यहाँ पे कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हुए, उन्होंने कहा सर ये ड्राइंग्स कैसे है, आपको कैसे पता कि ये 5,000 रुपया बिजनेस का है? क्या पता अपने बैंक से निकाल रहा हो। पहली बात, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं वो बिज़नेस रिकॉर्ड करता है, और बिज़नेस वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो बिज़नेस में होती हैं। जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस नहीं होती, बिज़नेस उसको रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि उसका ये पर्सनल है या बिजनेस का? अगर उसका खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट होता तो यहाँ पे लिखता पेड पर्सनल एक्सपेंसेस बाय चेक फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। फिर वो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखता, फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री हम करते ही नहीं, इस एंट्री को हम क्या बोलते? नो एंट्री। चलिए एक बार फिर समझाता हूं मैं। यहाँ पे अगर ये लैंग्वेज लिखी हुई आ जाती, पेड पर्सनल एक्सपेंसेस बाय चेक फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक, क्या लिखे हुआ जाता? फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक। अब जब उसका पर्सनल खर्चा, उसने अपने पर्सनल बैंक से पैसा निकाला, बिजनेस को इससे क्या लेना देना? सोचो, आप बिजनेस हो, आपको क्या लेना देना कि आपका ऑनर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा है और अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है? आपको कुछ लेना देना है? नहीं। बिजनेस को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, बिजनेस होता है सेल्फिश, याद रखना, ठीक है ना। वो आप लोग भी हो, शट अप। तो यहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं लिखा तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो चेक है वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा चेक से निकाला जा रहा है वो बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अभी भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो भैया व्हाट्सअप है आपके पास, कॉल कर लेना या कुछ भी। तो पेड पर्सनल एक्सपेंसेस। चलिए तो एंट्री, अब अगर इन 5 अकाउंट के हिसाब से देखें तो भैया ड्राइंग्स, पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब ड्राइंग्स का मतलब होता है अपनी कैपिटल को कम करना, क्योंकि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया होगा वही पैसा आप बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। आपकी कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज, यानी डेबिट। तो यहाँ पे आप एंट्री लिखोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाल रहा है? चेक से पैसा। चेक मतलब यहाँ 5 अकाउंट में चेक किस में आता है? एसेट में। हमारी एसेट क्या हो रही है? डाउन, क्योंकि चेक का मतलब है बैंक, बैंक एसेट कम हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट।
कुछ बच्चे नींद से अभी जागे हैं तो मैं फिर उन्हें बता दूं, बेटा जहाँ पे चेक आता है वहाँ पे बैंक आता है, कभी भी चेक अकाउंट मत लिखना, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, कह रहा है चार्जेस पेड और चार्ज्ड बाय बैंक। कह रहे हैं हमने बैंक को चार्जेस पे किए या फिर बैंक ने खुद हमसे चार्जेस ले लिए 1000 रुपये। सर बैंक किस चीज़ के चार्जेस लेता है? बेटा नॉर्मली बैंक हमें इतनी सारी सर्विसेज देता है, ठीक है। तो बैंक जैसे बैंक आपको एटीएम, चेकबुक, पासबुक, स्टेटमेंट्स, मैसेजेस, ठीक है, इतनी सारी आपको फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करवाता है, तो बैंक उसके चार्जेस आपसे लेता है, ठीक है। सेम एज इट इज़ बिजनेस से भी कुछ ना कुछ चार्जेस जो है बैंक लेता ही रहता है। तो जब बैंक चार्जेस लेता है तो आपको पता होना चाहिए, बैंक अगर आपसे चार्जेस ले रहा है तो भैया आपको फ़ोन करके नहीं कहेगा हेलो डिम्पी मैं आपके घर आ जाऊँ 1000 रुपये लेने, ऐसा बोलेगा क्या बैंक? कभी बोला है उसने? नहीं ना। वो क्या करेगा, वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेगा डायरेक्ट। बैंक को जब भी चार्जेस लेने होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट कर लेता है। तो अब यहाँ देखिए इन अकाउंट्स के अंदर ये जो चार्जेस होते हैं, क्या आपके लिए प्रॉफिट है बैंक को चार्ज देना या लॉस? सर लॉस, क्योंकि हमारी जेब से तो पैसा जा रहा है। हम तो सोचेंगे कि फ्री में सर्विस मिले, लेकिन फ्री में सर्विस नहीं मिल रही, बैंक उस क्या चार्ज कर रहा है पैसे, तो हमारा तो नुकसान है। तो चार्जेस देना नुकसान यानी एक्सपेंस, एक्सपेंसेस बढ़ना यानी डेबिट। और अब नुकसान, आप बैंक को चार्जेस किस रूप में दे रहे हो? पैसों के रूप में। पैसे कहाँ से जा रहे हैं? आपके बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट क्या होता है? एसेट। तो हमारी एसेट क्या हो रही है? कम। तो यहाँ पर क्या नाम आएगा? यहाँ पर आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। जब भी बैंक हमसे चार्जेस लेता है उसका नाम क्या होता है? बैंक चार्जेस। या नॉर्मल भी हम किसी और को चार्जेस पे करते हैं तब भी उसका नाम क्या होता है? चार्जेस, ठीक है। बैंक लेगा तो बैंक चार्जेस, नॉर्मल किसी को चार्जेस पे करेंगे तो चार्जेस अकाउंट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। सबका बीइंग लिखना कंपलसरी होता है, बीइंग के हाफ मार्क्स होते हैं। अगर आपके 1 मार्क्स की पूरी एंट्री है तो उसमें हाफ मार्क्स का सिर्फ बीइंग है। अगर आपने बीइंग नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड बाय अ डेटर एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक ऑन सेम डे। चेक और ड्राफ्ट वन ऑफ द सेम थिंग। चेक बोल लो या ड्राफ्ट बोल लो, एक ही बात है, लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। और जब आप लोग अपने कॉलेज में जाओगे और कभी कॉलेजेस की फ़ीस पे करोगे तब आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि ड्राफ्ट होता क्या है। मैं एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूँ अभी के लिए। चेक हैंड रिटन होता है। जब भी आप किसी को चेक देते हो तो अपने हाथों से सारा अमाउंट लिखते हो, डेट लिखते हो, साइन करते हो। लेकिन ड्राफ्ट जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। ड्राफ्ट आप नहीं बनाते, ड्राफ्ट बनाता है बैंक। आपको एक स्लिप को भरना होता है, उस स्लिप के अंदर आपको उस बंदे का नाम भरना होता है जिसको आपने पैसे देने होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल्स देकर बैंक वालों को आप वो स्लिप दे देते हो। बैंक वाले क्या करते हैं, एक चेक की तरह ही एक प्रिंटेड आपको नोट देते हैं और उस प्रिंटेड नोट के अंदर उस पर्सन का नेम और उस पर्सन का अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। तो चेक और ड्राफ्ट में बस इतना ही है, ये आप खुद लिखते हो, ड्राफ्ट बैंक लिख कर देता है, बस और कुछ फ़र्क नहीं होता। और जो फ़र्क होते हैं वो थोड़े जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको समझ आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड बाय अ डेटर एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक। कह रहा है हमें चेक मिला या फिर ड्राफ्ट मिला, हमने वो भी किससे मिला? अपने डेटर से। भाई डेटर ने पैसे देने होंगे, उसने चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया और हमने उसको बैंक में जमा करवा दिया। जिस दिन मिला उसी दिन जमा करवा दिया, ठीक है। जिस दिन हमें चेक मिला उसी दिन हमने जमा करवा दिया। तो अब एंट्री क्या होगी? अगर इन 5 अकाउंट्स के हिसाब से देखें तो इन 5 अकाउंट में से डेटर भी हमारा एसेट है, चेक और या फिर ड्राफ्ट, चेक या ड्राफ्ट एक ही बात है, वो भी हमारी एसेट है। तो डेटर ने हमें पैसा दे दिया। अगर डेटर हमें पैसा दे देता है तो क्या डेटर से हमें कोई मतलब है? नहीं। डेटर ने हमें पैसा दे दिया, डेटर ख़त्म, यानी एसेट हो गई कम। लेकिन आपको क्या मिला? चेक
या ड्राफ्ट, तो आपका क्या इंक्रीज हो गया? एसेट, क्योंकि पैसा मिला है आपको। तो बैंक एसेट, चेक का मतलब क्या होता है? बैंक, बैंक क्या होता है? हमारी एसेट, और हमारी एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एसेट जब भी बढ़ती है वो हमेशा डेबिट होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है पैसा? डेटर ने। तो हमने अपने डेटर को कर दिया डिक्रीज। क्लियर है? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। बेटा ये जो अब मैं जो आपको एंट्रीज करवाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स जो अब मैं करवाऊँगा बैंक से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से रिक। रिक हमारा डेटर है। रिक ने हमें चेक दिया 20,000 रुपये का, एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। हमें रिक से चेक मिला आज, मान लो आज हमें रिक से चेक मिलता है 20,000 रुपये का, लेकिन आज हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो एक बात आप मेरी ध्यान से सुनना, हम बैंक जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं ना, जो अभी पीछे हमने एंट्रीज में बैंक लिखा है, वो बैंक हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बैंक के साथ डील कर रहे हैं। बैंक से या तो पैसा निकाल रहे हैं, बैंक में या चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं या पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, लेकिन बैंक के साथ हम डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिक हमारा डेटर है, वो हमारे ऑफिस में आया, उसने 20,000 रुपये का चेक काट के दिया, और हमने वो चेक जो है वो ऑफिस के ड्रॉर में रख लिया। अब ऑफिस के ड्रॉर में अगर आपने चेक रख लिया, तो क्या आपने सेम डे बैंक के साथ कोई डील किया? नहीं किया ना, बिल्कुल डील नहीं हुआ, बैंक का तो नाम ही नहीं आया कहीं भी। तो इस एंट्री को कैसे लिखेंगे? बैंक अकाउंट तो अब आ ही नहीं सकता। हमेशा कान खोल के सुनो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, ये टॉपिक्स पे ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट तभी होगा जब हम लोग बैंक के साथ डील करेंगे। जब हम बैंक के साथ डील नहीं करते, तब ना तो बैंक अकाउंट डेबिट हो सकता है और ना ही क्रेडिट। जैसे इस एंट्री में हम बैंक के साथ डील नहीं कर रहे जिस दिन चेक मिला है, तो फिर एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो हुई है। ट्रांजैक्शन तो हुई है क्योंकि हमारे डेटर ने बिजनेस को आके चेक दिया है, तो ट्रांजैक्शन तो हो गई, तो उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनो, चेक कहाँ पर है इस वक्त? चेक है आपके हाथ पर, मतलब आपके पास। चेक कहाँ पर है? आपके पास। चेक आपको किसने दिया? डेटर ने। तो पहले इसकी एंट्री लिख देता हूँ मैं, देखो ध्यान से। जब चेक हमारे पास होता है तब हम उसको लिखते हैं चेक। मैंने क्या कहा था? चेक नहीं लिखते ना, तो चेक की जगह हम लिखते हैं चेक इन हैंड। क्या लिखते हैं हम? चेक इन हैंड। जब भी चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता, चेक हमारे पास होता है, हमारे पास को हम बोलते हैं इन हैंड, हमारे पास। तो डेट इज चेक इन हैंड, मतलब चेक किसके पास है? हमारे पास। तो हमने उसको कर दिया डेबिट टू। चेक हमें दिया किसने? रिक ने। तो यहाँ पे हमने रिक्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हैं कि सर आपने एंट्री तो कर दी, बट आपने हमें कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि ये डेबिट क्यों हुआ और ये क्रेडिट क्यों हुआ। तो चलिए देखिए कॉन्सेप्ट्स में। बेटा चेक से आपको क्या मिलेगा इन फ्यूचर? सोचो, चेक से आपको मिलेगा पैसा, यानी 20,000 रुपये। और जिस चीज़ से भी आपको पैसा मिले वो क्या होती है? आवाज़ आती है मुझे? क्या? एसेट। जिस चीज़ से भी हमें पैसा मिले वो क्या होती है? एसेट। अब यहाँ पे चेक आपके लिए क्या है? एक एसेट। और आपकी एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि चेक आपके पास है। तो चेक इन हैंड हमारे लिए एसेट है। एसेट बढ़ती है तो हम करते हैं डेबिट। चेक आपको दिया किसने? रिक। रिक कौन है? आपका डेटर। डेटर ने अगर आपको चेक दे दिया, अब आपको डेटर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पैसे आपके पास आ चुके हैं। काइंड ऑफ चेक बैंक में डिपॉजिट कराओगे, पैसा आ जाएगा, ये तो आपने मान लिया। तो आपने रिक यानी डेटर को कर दिया क्लोज, खत्म कर दिया। तो डेटर क्या होते हैं? एसेट। एसेट हो गई खत्म क्योंकि उसने चेक हमें दे दिया, यानी क्रेडिट। समझ आता है? एसेट इंक्रीज, चेक इन हैंड, एसेट डिक्रीज, डेटर खत्म।
समझ आती है? चेक हमारे पास का मतलब क्या होता है? चेक इन हैंड, और वो होता है हमारी एसेट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अबव चेक, वो रिक के चेक की बात कर रहा है, ये चेक इन हैंड की बात कर रहा है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लो मान लो ये चेक हमें आज मिला है और हम 3 दिन बाद जाके इसको बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, है ना। हम बैंक में क्या डिपॉजिट करवा रहे हैं बेटा? चेक। ये चेक किसके पास है? हमारे पास। हमारे पास हम चेक को क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। तो अब एंट्री समझो ध्यान से, मैं बैंक में अपना चेक डिपॉजिट करवा रहा हूं, तो मैं एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड, चेक इन हैंड्स अकाउंट, चेक इन हैंड्स अकाउंट। तो अब मैंने ये एंट्री क्यों की? देखो यहाँ पे समझो, मेरे पास था चेक, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया। बैंक भी मेरी एसेट है और चेक इन हैंड भी मेरी एसेट है। तो भैया एक एसेट तो बढ़ गई जिसका नाम है बैंक, क्योंकि मैंने अपने बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये का चेक डाला है, तो मेरा बैंक अकाउंट जो है वो 20,000 रुपये से बढ़ जाएगा। यही होगा ना, आप अपने बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो आपका अकाउंट के अंदर पैसा इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही मैंने भी चेक जब जमा करवाया, बैंक को दिया, तो मैंने मान लिया कि मेरा जो बैंक अकाउंट था वो 20,000 रुपये से बढ़ गया, तो मैंने उसको कर दिया डेबिट। और मैंने बैंक वालों को क्या दे दिया? चेक। चेक क्या था? मेरी एसेट। जैसे ही मैंने बैंक वालों को चेक दिया, तो क्या अब आपके पास चेक है? नहीं। तो आपकी एसेट क्या हो गई? डिक्रीज, यानी कि क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब हमारा चेक है बैंक के पास। अब बैंक क्या करता है? बैंक जो है, हमने बैंक को जो चेक दिया है, जिस बंदे का चेक दिया है, तो बैंक वाला क्या करता है? उस बंदे के अकाउंट में, उस बंदे के बैंक में जाता है, उस चेक को शो करता है और उससे पेमेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल देता है। यही बैंक का काम है। अब देखते हैं नीचे हुआ क्या। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से ऑफ रिक। कह रहे डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस हो जाना, चेक का डूब जाना। ऑनर्ड का मतलब चेक का मिल जाना, डिसऑनर्ड का मतलब चेक का डूब जाना या चेक का बाउंस हो जाना। या आपने सुना होगा कि चेक की पेमेंट ही नहीं मिली भैया, डिसऑनर हो गया चेक। अब भैया मेरा बैंक जो है वो रिक के बैंक में गया, उसने रिक के बैंक को चेक दिखाया, उसने कहा जी हमें पैसे दे दो। तो रिक के बैंक वालों ने कहा जी हम नहीं दे रहे पैसे। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं दे रहे पैसे? पैसे अकाउंट में नहीं है, या फिर रिक ने मना कर रखा है, वो नहीं दे रहा। कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं रीज़न बता रहा हूँ डिसऑनर क्यों हुआ है। तो ठीक है जी, रिक ने हमें पैसे नहीं दिए, उसका जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? चेक डिसऑनर हो गया। अब एक बात बताओ, इस कंडीशन में आप बिजनेस हो, आपने रिक से पैसे लेने थे, उसने आपको चेक दे दिया, आपने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया, आपका बैंक वाला उसके बैंक वाले के पास गया, उसके बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। इस कहानी के एंड में आपको क्या अब रिक से पैसे लेने चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? सोचो। लेने चाहिए ऑब्वियसली भैया, आपके पैसे, आपकी मेहनत की कमाई है। आप तो रिक को क्या बोलोगे कि भैया ऐसा है, तेरा चेक तो डूब गया, तेरा चेक तो हो गया डिसऑनर, अब तो एक काम कर हमारे पैसे दे, है ना। तो आपने रिक को दोबारा से अपना डेटर बना लिया, आपने अभी भी रिक से पैसे लेने हैं। जैसे कि आपने रिक को यहाँ पे डेटर से कैंसिल कर दिया था, है ना। अब रिक ने पैसे देने से मना किया क्योंकि डिसऑनर हो गया उसका चेक, आपने रिक से दोबारा पैसे लेने हैं। तो क्योंकि उसका चेक हो गया डिसऑनर, तो रिक्स अकाउंट डेबिट, आपने रिक को दोबारा से डेबिट किया, क्योंकि रिक एक डेटर दोबारा से बन गया, और डेटर होता है हमारी एसेट, और एसेट इंक्रीज होती है तो होती है हमेशा डेबिट। तो रिक्स अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, सर चलो रिक तो हमने समझ लिया कि भैया दोबारा हमारा डेटर बना, हमने किया उसको डेबिट, क्योंकि रिक से हमने अभी पैसे लेने हैं। तो आप क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट हम करेंगे बच्चा यहाँ पर बैंक अकाउंट को। सर बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट करोगे? आपने जब चेक डिपॉजिट करवाया था तो आपने किसको चेक दिया था? बैंक वालों को ना। चेक तो कैंसिल हो गया, ये देखो, चेक पहले यहाँ डेबिट हुआ, एसेट बढ़ी,
चेक यहाँ पे क्रेडिट हुआ, एसेट कैंसिल हो गई, तो चेक तो आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे किसको डेबिट कर रखा है? बैंक वालों को। आपने किसको इंक्रीज कर रखा है? बैंक को। अब एक बात बताओ, क्या आपके बैंक में 20,000 रुपये आए? सर नहीं आए, चेक तो डूब गया, चेक तो बाउंस हो गया। जब 20,000 रुपये नहीं आए तो क्या इस बैंक को जो आपने डेबिट कर रखा है, आपने ये मान रखा है कि भैया हमारा बैंक में तो 20,000 रुपये आएगा? क्या आया? नहीं आया ना। तो इस एसेट को जो आपने गलती से, मतलब गलती से तो नहीं, मतलब जो पहले बढ़ा दी थी, अब उसको क्या करेंगे हम? डिक्रीज, क्योंकि 20,000 रुपये नहीं आए हमारे बैंक में, तो हमने अपनी एसेट कर दी कम। तो बच्चों ये होता है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब ये इसलिए बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा आई का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा? पहले तो हमें मिला चेक, ठीक है, फिर हमने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करवाया, हमने करवाया अगले दिन डिपॉजिट या उसके 3-4 दिन बाद, ठीक है। हमने डिपॉजिट करवाया, उसके बाद वही चेक क्या हो गया? डिसऑनर, ठीक है। ये है 3 केसेस। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों केसेस एक साथ आए, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं। खाली चेक ये आएगा चेक इन हैंड का कि भैया चेक मिला, अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आप चेक इन हैंड लिखोगे। या फिर ये आ गया कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आप एंट्री करोगे। या फिर ये आ गया चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड की एंट्री में डेटर को दोबारा डेटर बना लेना और बैंक को ख़त्म कर देना। तो ये 3 एंट्रीज मैंने आपको सिखा दी हैं। अब जो भी डाउट हो अगर इसके बाद भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग एंट्रीज देगा तो उसके हिसाब से आपको अमाउंट भी अलग अलग देगा, ये याद रखना, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट 14th में कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। चार्ज मतलब बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो बैंक अगर हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो इंटरेस्ट, हम अगर इंटरेस्ट देंगे बैंक को तो हमारे लिए तो नुकसान है भाई। नुकसान देखो इन पांचों में से किस में आता है? एक्सपेंस में। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट हमसे लिया जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट। चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है, तो बैंक इंटरेस्ट लेने घर नहीं आता है, बैंक सीधा हमारे अकाउंट से पैसे काटता है। तो अगर हमारे अकाउंट से बैंक ने इंटरेस्ट के पैसे काटे तो बैंक हमारे लिए क्या है? एक एसेट। हमारी एसेट क्या हो गई? डाउन। तो यहाँ पे आएगा 2, हमारा अकाउंट हो गया डिक्रीज, पैसे कट गए अकाउंट से। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, यहाँ पे हमें अलाउ किया जा रहा है, मतलब बैंक जो है हमें इंटरेस्ट दे रहा है। भैया अगर इंटरेस्ट अगर आप बैंक को दोगे तो आपके लिए नुकसान है, लेकिन अगर आप बैंक से इंटरेस्ट लोगे तो नुकसान है या फ़ायदा? फ़ायदा, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में आता है? रिवेन्यू। रिवेन्यू यानी इनकम या प्रॉफिट। तो हमारी इनकम बढ़ रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी क्रेडिट। कौन दे रहा है? बैंक। बैंक इंटरेस्ट देने के घर पे आएगा? नहीं। कहाँ डालेगा? आपके सीधा अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में इंटरेस्ट जाएगा, बैंक में इंटरेस्ट जाते ही बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ने का मतलब है एसेट का बढ़ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 किसकी वजह से बढ़ रहा है? इंटरेस्ट की वजह से, और इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए एक रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक। ये रीपेमेंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रीपेमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि हम बैंक लोन को पे कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। डेट इज, उस वर्ड के लिए यहाँ पे री लगा है। जब हम बैंक लोन वापस लौटाते हैं, डेट इज रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। हमने अपने बैंक से कभी लोन लिया होगा, अब हम उसको वापस कर रहे हैं उस अमाउंट को, वो भी किसके थ्रू? चेक के थ्रू, ठीक है। तो चेक के थ्रू अगर आप लोन वापस कर रहे हो, लोन यानी उधार, उधार यानी कि लायबिलिटी। अब अपने आप उधारी को चुका रहे हो तो आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो गई? डाउन, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लायबिलिटी का नाम लिखेंगे, ना कि लायबिलिटी अकाउंट मत लिख देना। लायबिलिटी का नाम क्या है? बैंक लोन। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी हो गई कम। 2, लोन कैसे कम किया है आपने? चेक देकर। चेक का मतलब होता है बैंक, बैंक का मतलब होता है एसेट, और हमारी एसेट जब भी कम होती है वो होती है क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट।
क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो बेटा देखो नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ट्रांसफर फ्रॉम, ये आप ये मान सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, से एसबीआई टू पीएनबी। अब बिजनेस ने क्या किया, उसने अपने एक बैंक अकाउंट का पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया दूसरे बैंक अकाउंट में, है ना। एक बैंक यानी एसबीआई से पैसा निकाला और उसको ट्रांसफर कर दिया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसकी जर्नल क्या होगी? सिंपल सी जर्नल है भाई, दोनों ही बैंक अकाउंट किसके थे? बिजनेस के। अब एक बैंक अकाउंट इंक्रीज कर गया और एक बैंक अकाउंट डिक्रीज कर गया। तो यहां देखो, जो बैंक अकाउंट इंक्रीज किया वो है पीएनबी, क्योंकि उसमें पैसा जमा हुआ तो वो डेबिट होगा। जो बैंक अकाउंट डिक्रीज कर गया वो है एसबीआई, क्योंकि उससे पैसा निकाला गया तो वो हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे? देखो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बताओ एंट्री सेम है? तो सर हम इसको कैसे समझाएंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बेटा ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे पीएनबी, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, पैसा इसमें जमा हो रहा है, और जो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है उसके आगे लिख देंगे एसबीआई। ठीक है, तो ये थी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मैक्सिमम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मैंने आपको समझा दी हैं। कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम मतलब 99% जो 11th क्लास में यूज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब 1% जो रह गया है वो आपका दिमाग है, क्योंकि आपको पता पड़ गया है कि आप बैंक को यूज़ कैसे करना है, डेबिट और क्रेडिट कब करते हैं बैंक को, चेक ड्राफ्ट के साथ। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी 11th क्लास में। हाँ, अब ये नीचे की जो दो ट्रांजैक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और ये लेक्चर मैंने आज इसलिए दिया क्योंकि मुझे एक होमवर्क में इलिस्ट्रेशन देनी थी आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है, उसके अंदर बैंक अकाउंट का भी यूज़ किया गया है, जिसमें नॉर्मल एंट्रीज़ हैं, सेल परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, लोन लेना देना, इन सब के ऊपर है, तो वो आपको आता है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मैंने बैंक भी करवा दिया, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए, तो वो होमवर्क आप मुझे करके सेंड करोगे। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।